नमस्कार, एटीएन लाइव में आपका स्वागत है और मैं कैलाश कश्यप एक नई डिबेट, एक नई चर्चा के साथ आपके सामने मौजूद हूं। और आज हम चर्चा करेंगे वक्फ बिल पर। वक्फ बिल को लेकर के कई तरह की बातें हो रही है और देश में अभी सबसे अगर कोई गर्म मुद्दा है तो वो है वक्फ बिल। देश के कई हिस्सों में इसको लेकर के, इसके विरोध में प्रदर्शन हो रहे हैं। सरकार ने इस बिल को दोनों सदनों से पास कर दिया, राष्ट्रपति जी की मुहर भी लग गई है, लेकिन जो मुस्लिम बिरादरी के लोग हैं वो सड़क पे हैं। और सबसे जो दुर्घटनाएं हो रही हैं, पश्चिम बंगाल की हम बात कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद एक शहर है और वहां पे जो घटनाएं घटी है इस बिल के विरोध में, और वहां पे कई घरों को आग लगा दिया गया है। कहा जा रहा है कि हिंदू का वहां पे पलायन हो रहा है, वो घर छोड़ के भाग रहे हैं। तो आज इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के कि क्या वक्फ बिल को लेकर के देश में जो हाहाकार मचा हुआ है उसके पीछे की राजनीति क्या है, उसके पीछे की रणनीति क्या है। और इस चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री राजेश श्रीवास्तव जी मौजूद हैं और दूसरे सिवान वक्फ बोर्ड के सबसे पहले विरोध करने वाले सनाउल्लाह जी हैं। तो हम सबसे पहला सवाल हमारा यही होगा कि राजेश जी, भारतीय जनता पार्टी ने जो केंद्र में सरकार में है, मोदी जी ने इस बिल को पास कर दिया, सदन दोनों सदनों से पास हुआ, फिर राष्ट्रपति जी की मुहर भी लग गई। और अब इस बिल को लेकर के चारों तरफ दिल्ली से लेकर के कई जगहों पे अफरा तफरी मची हुई है। लोग सड़क पे उतर रहे हैं कि ये बिल सरकार मुस्लिमों की जो जमीन है, वक्फ की जो जमीन है, उसे हड़पना चाहती है और अपने दोस्तों को देना चाहती है। ये आरोप विपक्ष का भी है और उनके लोगों का भी है। आपकी क्या राय है, क्या आखिर सरकार क्या चाहती है? देखिए, सरकार की स्थिति और मानसा बिल्कुल स्पष्ट है। वो आपकी जमीन लेकर के ऐसा धारणा बनाया जा रहा है और कुछ लोगों के द्वारा। जी, आप पूरे भारतवर्ष की बात करें तो बंगाल को छोड़ करके और कहीं हिंसा नहीं हुआ है और ना ही शाहीन बाग वाला माहौल क्रिएट हुआ है। और बंगाल में होने का मुख्य कारण है बांग्लादेशी वहां से जो घुसपैठी घुसे हैं, वो मुख्य कारण वो है। आप बंगाल की मुर्शिदाबाद की घटना को जब भैया देखेंगे तो वहाँ प्रोटेक्शन में जुलूस निकल रहा है तो उसको रोका किसने? बंगाल पुलिस ने। अभी तक न्यूज में यही है कि बंगाल पुलिस ने बोला कि आप परमिशन लेके अपना प्रोटेक्शन जन निकालिए जी। उसके बाद वहाँ जलाए किसके घर, किसके जलाए जा रहे हैं, भगाए कौन जा रहे हैं? तो देश के मुसलमान बिल्कुल देश के साथ हैं। वो जो भी वहाँ कर रहा है वो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, जिसका असर वहाँ बंगाल। जिस तरह से विपक्ष का ये कहना है कि सरकार की नज़र वक्फ की जमीनों पे है और वो अपने जो बड़े उद्योगपति है, पूंजीपति है, उनको देने के लिए इस सारे प्रोपेगेंडा को खड़ा किया है, इसमें कितनी सच्चाई है? और क्या, और एक सवाल और, इसी के साथ एक सवाल और कि क्या ये उचित है कि जो वक्फ की संपत्ति है उसमें गैर मुस्लिम को आप रखे हुए हैं, उसमें एक दिया गया कि 4 लोग गैर मुस्लिम रहेंगे? सरकार का कभी भी ये पॉलिसी नहीं रही है कि वक्फ की जमीन हम हासिल कर लें, लेकिन वक्फ बोर्ड चलिए हम आपसे भी बात करेंगे। वक्फ बोर्ड का जो ये दावा रहता है, ये रेलवे ट्रैक मेरा है। अभी आपको याद होगा, दूर क्यों जाए, हम शांति समिति में हम लोग बैठे थे, किसी मुद्दे पर यह चर्चा हुई कि उस दिन अगर रोड पर नमाज नहीं होगा, लगभग 1.5 साल पहले की बात है, याद होगा आपको? जी जी। तो हम लोग भी निकल जाएंगे और लोग भी निकल जाएंगे। ऐसा दिन कुछ पड़ गया था जुलूस या प्रोसेस को लेकर, तो उसमें से आवाज आई कि वह रोड भी वक्फ का जमीन का है। गलत आवाज नहीं था, सही आवाज है। वो तो बात की। तो मेरा ये कहना है कि क्या संपत्ति है, मेरा यह मोबाइल है,
हम कहाँ से खरीदें, इसका कुछ तो प्रूफ देंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम हाथ रख देंगे या भगवान पैलेस मेरा हो जाएगा, ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता, ऐसा कहीं नहीं होता है। तो अगर बिल में सुधार किया जा रहा है तो इसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन बिल को लेकर के क्या सनाउल्लाह आपने सुना कि आज भारतीय हम इसीलिए आज पहली बार ATN लाइव दोनों पक्ष को आमने सामने रख के बात करना चाहता है, ताकि कहीं कोई इस तरह की बात ना हो कि हमने किसी का पक्ष लिया, हमने किसी का विरोध किया। आज दोनों पक्ष बैठे हुए हैं। सनाउल्लाह, क्या जिस तरह से मुर्शिदाबाद, मैं बार बार मुर्शिदाबाद पे ही, चूंकि कई लोगों का कहना है कि मुर्शिदाबाद की खबरें ATN लाइव नहीं चलाता है, तो आज हम मुर्शिदाबाद पे ही केंद्रित रहना चाहते हैं। वक्त के लेकर के जो प्रदर्शन हुए और जिस तरह से वहां घरों में आग लगा दी गई, वो कौन लोग थे जिन्होंने घरों में आग लगाया? मैं जो पहले मुस्कुरा रहा था, मुर्शिदाबाद की घटना हो रही है, पर मुस्कुरा क्यों रहा था बता दूं, क्योंकि दर्शक देख के कंफ्यूज होंगे। पहले तो मुस्कुराहट मेरी इनके बात पे थी जिसका मैं जवाब दूंगा। और मुर्शिदाबाद की घटना जो वाकई निंदनीय है, उसको किसी हालत में कोई भी समाज, कोई भी धर्म उसको एक्सेप्ट नहीं करता। और लोकतंत्र में और भारतीय लोकतंत्र में ऐसे चीज़ों के लिए कोई जगह नहीं है, ठीक है। तो हम उसका समर्थन बिल्कुल नहीं करते। अब जो है बड़े भाई जो हमारे भाजपा के प्रवक्ता हैं, उन्होंने जो बात कही उस पर हंसी आ रही थी, मैं उसका जवाब दे दूं। सबसे पहले उन्होंने कहा कि वहाँ जो मामला हो रहा है वो बांग्लादेशी घुसपैठिया है। यहाँ इन्होंने जो हम पे उंगली नहीं उठाया, ये अपने आप पे उंगली उठा रहे हैं। सरकार इतनी कमज़ोर है कि इनसे एक सरहद नहीं समझ रहा है, और सरहद से जो बांग्लादेशी आतंकियों को जो है आने का इजाज़त दे रखा है इन्होंने। सरहद तो जो है किसी ममता बनर्जी और किसी अखिलेश यादव या मुलायम सिंह यादव के हाथ में है नहीं। सरहद तो जो है राहुल गांधी के हाथ में नहीं है। सरहद जो है माननीय यशस्वी सिक्योरिटी फोर्स जो होता है BSF, उनके जिम्मे होता है। तो ये तो केंद्र के हाथ में है जी, केंद्र के हाथ में है। तो सरहद जो है उस पे जो है आप जो है कितना आप बता रहे हैं कि सरकार कितनी कमजोर है कि घुसपैठ को नहीं रोक पा रही है। ये तो अपने कमजोरी के बारे में बता रहे हैं। अब ये मुर्शिदाबाद की जो घटना हुई, जो एक बुजुर्ग जो है 74 साल के, और एक उनका लड़का जो है चंदन दास, वो भी जो है तकरीबन नौजवान 20-25 साल का, और 3 मुस्लिम नौजवान, 5 लोगों की मौत हुई, ठीक है, जो निंदनीय नहीं होना चाहिए। और ये जांच का विषय है, जो जांच होना चाहिए, जो दोषी हो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अब रहा बात जो लोग कह रहे हैं कि प्रोटेस्ट की वजह से हुआ, मैं कह रहा हूँ प्रोटेस्ट तो हमारा संवैधानिक राइट है, प्रोटेस्ट तो हम करेंगे, किसी हालत में करेंगे। और आप कौन लोग हैं आज जो सत्ता में? आपने देखा होगा कि जब NRC का आंदोलन चल रहा था तो गोपाल जो है कौन था जो आके NRC हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमारा संवैधानिक राइट है, आर्टिकल 19 में हमको राइट दिया गया है कि हम आके जो विरोध जताए अपना, हम वो कर रहे हैं। तो आप समर्थन के नाम पे बंदूक लेके किसी को भेज दे रहे हैं, जाके जो है उसका जो आप जो है ये NRC का समर्थन करो। कभी आप जो वक्फ के मामले में आप देखिए कि समर्थन में जो लोग जुलूस निकाल रहे हैं, हमारा विरोध का राइट है, हम जा रहे हैं अपना विरोध प्रदर्शन करने, आप आके जो घुस रहे हैं, आप जो जबरदस्ती सनाउल्लाह की बातों को सुना। और क्या वाकई सरकार कमजोर है? क्या सरकार कार्रवाई करने में थोड़ा सा हिचक रही है? सरकार कई आपके शुभेंदु अधिकारी जो है वहां पे प्रभारी हैं, उनका तो सीधे ये कहना है कि भाई राष्ट्रपति शासन लगाइए, ममता बनर्जी को बर्खास्त कीजिए और राष्ट्रपति शासन लगा के, और अगले साल चुनाव होने वाले हैं तो राष्ट्रपति शासन में चुनाव हो। तो क्या वाकई सरकार कमजोर है? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, सरकार कमजोर रहती तो आधा कश्मीर हमारा पाकिस्तान में जो चला गया था उसको नहीं रोक पाती। याद कीजिए 1947 में देश आज़ाद हुआ, और यह जो धारा 370 और 35 से लगाया गया, वहाँ सरकार कमजोर रहती तो नहीं हटाती। पुलवामा की आपने कश्मीर को छोड़ दिया, पुलवामा की जांच आज तक नहीं हो पाई, जांच नहीं हो पाई है, उस पर कई आरोप भी लगे। आप ही के राज्यपाल, उन्होंने कई आरोप लगाए। आप बात कर रहे हैं, आप पर भी आरोप लग जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि भाई वो सीधे सरकार का मामला था, सरकार चाहती थी, तो उस पर तो आज तक जांच नहीं हो पाई।
मैंने जांच हो चल रही है, और जांच देखिए, पुलवामा घटना तो इतना निंदनीय घटना था, उसमें हुआ कि आरडीएक्स कहां से आया, 11 साल बीत गए, 11 साल राजेश जी, 11 साल बीत गया, जांच नहीं हुआ, आज तक जांच नहीं हुआ। वैसा बहुत जांच है जो 25 साल से चल रहा है और आज तक नहीं हुआ। सरकार आपकी 11 साल से है। हाँ, 25 साल फिर आप नेहरू जी की बात करेंगे। नहीं, नेहरू जी और इंदिरा जी मोदी नहीं हो सकते हैं, मोदी नहीं हो सकते हैं बड़े भाई। इंदिरा जी और नेहरू, कांग्रेस मोदी नहीं हो सकता है। यह देशभक्त आदमी है। अगर इन मोदी जी में थोड़ी भी नैतिकता अगर नहीं बची रहती तो आप ध्यान दीजिएगा, 1966 से लेके 1971 तक 77 तक 11 साल में 33 बार राष्ट्रपति शासन इसी देश में लगा। आप अभी गूगल सर्च करें, देख सकते हैं। तो क्या बंगाल में जलते हुए बंगाल में क्या राष्ट्रपति शासन आप चाहते हैं कि लगे? एकदम नहीं। आपके जो अधिकारी है वो कह रहे हैं मांग करना अधिकारी का फर्ज है। जब आउट ऑफ कंट्रोल होगा वहां बंगाल तो मांग करेगा। अच्छा, आउट ऑफ कंट्रोल है? हाँ है। आप मानते हैं कि एकदम बिल्कुल है। अगर ये पैमाना है तब तो हमें लगता है कि उत्तर प्रदेश में बहुत पहले राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए। एक एग्जाम्पल बता दीजिए आप उत्तर प्रदेश में जो कि निस्वार्थ हो, निर्दोष हो और उस पर कार्रवाई की गई हो। संभल में कहाँ बताया? अभी देवरिया से हम बता रहे हैं बड़े भाई, देवरिया से शुरू, हम बड़े भाई बता रहे हैं। सुन लीजिए मेरी बात, हमारी बात सुन लीजिए। देवरिया से शुरू कीजिए। संभल की चर्चा की तो उस पर नहीं, देवरिया से शुरू कीजिए। देवरिया से शुरू करते हुए जो है ना, आप जो है जिस रूट से दिल्ली जाइएगा, या तो आप मुरादाबाद होकर जाइएगा तो संभल आएगा रास्ते में, इधर से जाइएगा आप जो है कानपुर से कट के अगर जो आगरा होकर जाइएगा, आगरा का भी नाम आ गया, तो आप जिधर से भी जो है दिल्ली की तरफ बढ़ेंगे ना, तो ये जो है लाशों पे जो है बढ़ते हुए लोग दिल्ली पहुंच रहे हैं सत्ता में। ये लाश नहीं लाश की और ये आग की राजनीति। राजेश जी अभी एक मामला आया या मेरे संभल पे आए हैं आप, संभल की चर्चा आप स्टार्ट किए हैं तो संभल पर तुम 2 मिनट सुन लिया जाए। संभल में जांच में जो पाया गया, आप एक चीज बताइए, सिवान में आप शिव महिमा दुकान आपकी है, बहुत बड़ी मार्केट है, वो आपकी संपत्ति। हम अपनी संपत्ति खोज रहे हैं और जांच के प्रक्रिया से उसको साबित करके अपना ले रहे हैं, तो इसमें आपत्ति क्या है होनी चाहिए? किसी को नहीं होनी चाहिए। कोई आपत्ति नहीं है। तो संभल में जांच का विरोध किया कौन? तो क्या इस तरह से जो जिस प्रक्रिया से आप चल रहे हैं, उनको बता दें, संविधान बता दें, आप पढ़िए। आप सिर्फ जो है फेसबुक व्हाट्सएप पर देखिएगा तो दुनिया जो समझ में नहीं आएगी और संविधान समझ में नहीं आएगा। संविधान गला में लगा के भी घूम रहे, समझ में नहीं आएगा। हम मोदी जी, योगी जी और आपसे भी कहेंगे, आप उसके पन्ना को पलटिए। आप जो जब 15 अगस्त 1947 जब ये आप ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात कर रहे हैं, आप ढूंढिएगा तो आपको मिल जाएगा। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट क्या कहता है? आप जो कह रहे हैं कि दावा कर देंगे, वो स्पष्ट कहता है, बिल्कुल साफ, कहीं नो इफ नो बट। वो कहता है कि 15 अगस्त 1947 को जो धार्मिक स्थल है उसकी यथास्थिति बरकरार रहेगी। और ये कानून है। हाँ है, मैं बता दूं, वही बता रहा हूँ। एक जो है एक मामला उसने बताया कि एक एक्सेप्शनल केस है बाबरी मस्जिद और राम मंदिर विवाद को छोड़ के, बाकी किसी मामले पे कोई दावा, कोई पिटीशन दायर नहीं होगा। आज क्या हो रहा है? संविधान को आप ऐसे कुचल रहे हैं, ठीक है? संविधान की बात कर रहे हैं। कहीं भी जो आप जहां जा रहे हैं, ये हमारा है, वो हमारा है, वो हमारा है, कर क्या रहे हैं? सवाल ये उठता है, पहले संविधान पर चर्चा किए तो उनका जवाब दे दें। अब संविधान को ये लोग काट शुरू से किए हैं। कौन लोग किया है? विपक्ष किया है हमारा। और संविधान से देखिए, ना संविधान से मुस्लिम डरता है भैया, ना संविधान से मुस्लिम डरता है। एक मिनट सुन लीजिए, ना संविधान से दलित को कोई प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है किसको? 5 परिवार को, जो अपने बाप, दादा, बेटा, पोता के लेकर के राजनीति करते हैं। संविधान उन्हीं को केवल इतनी होता है। संविधान को जिनको प्रॉब्लम है, एक मैं छोटा सा बात याद दिलाऊं, अभी तुरंत की घटना है, आप लगातार सोशल मीडिया पे देखते होंगे। उत्तर प्रदेश में वो राणा सांगा को लेकर के एक विवादित वो टॉपिक आ गया और जिसके लेकर के उत्तर प्रदेश पूरा बौखलाए हुए है। एक लड़का कहता है कि अखिलेश यादव को गोली मार दूंगा। अखिलेश यादव कौन है भाई? विपक्ष के नेता हैं, और विपक्ष का नेता जो होता है वो सरकार का एक अभिन्न अंग होता है। उसके बाद कोई कहता है क्या कि 25 लाख रुपया दूंगा उस चुने हुए सांसद को उसके गर्दन काट लाने के लिए।
उसके बाद भी कुछ नहीं होता है। हजारों लोग आगरा की सड़कों पे तलवार भांज रहे हैं और आप कह रहे हैं कि कानून बिल्कुल संविधान के अनुरूप चल रहा है। ये क्या उचित है? क्या ये कहीं से आपको लगता है? किया आप यूपी के एक सांसद ने कहा कि मोदी जी का गर्दन काट के जो लाएगा, याद होगा आपको? बेकार की बात है। आप बेकार की बात नहीं है, इसका मतलब आप प्रधानमंत्री हमारे उनके बारे में कोई इस तरह की बात प्रधानमंत्री को लेकर के ऐसा किसी किसने कहा? इमरान की क्या नाम था जिस पर इमरान प्रतापगढ़ी वो तो कवि है, वो तो बोल ही नहीं क्या सकता। कह देगा प्रधानमंत्री जी का गला वो तो बोल ही नहीं सकता। वो दो, एक तो जो राणा संगा जी की आपने बात किया, वो अपना एक वो अलग टॉपिक है, संगठन वो अलग टॉपिक वो अपना है। संगठन है, वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। लेकिन लेकिन एक हिस्सा है वो, भारत का हिस्सा है भैया। लेकिन ऐसा कानून व्यवस्था का पूर्णतः राज अगर कहीं है तो उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में है। कोई अपराध आपके बीजेपी का एक नेता 8 लोगों के साथ एक जुगल जोड़ी, वो अपना उनकी शादी होने वाली थी, कासगंज की घटना है, 2-3 दिन पहले की घटना है, उसके साथ सामूहिक रेप होता है। राम राज्य है और सामूहिक रेप होता है। हाँ, ऐसे कितने दर्जनों घटनाएं मैं याद दिला सकता हूँ आपको। भैया, अपराधिक जो है वो अपराध करेगा, समस्या वहां नहीं है। समस्या अपराध पहले कहाँ है? समस्या वहां नहीं है। समस्या नहीं है आ रहा हूँ मैं, उसी पर आ रहा हूँ सनाउल्ला भाई, आप उसी पर मैं आ रहा हूँ। अपराध सिवान में भी होता है, दिल्ली में भी होता है, सब जगह होता है। लेकिन वो समय गया कि थाना में बैठकर अपराध किया जाए या थाना में फरियादी का एफआईआर न किया जाए, वो समय गया। आप अपराध कीजिएगा, आप अपराध कीजिएगा, आप पर कार्रवाई होगी, आपको जेल होगी, कड़ी से कड़ी सजा होगी। सजा हो रही है। सनाउल्ला, जिस तरह से राजेश जी बोल रहे हैं, बता रहा हूँ, इनको मैं काउंट कराता हूँ, काउंट कीजिए। कुलदीप सिंह सेंगर से शुरू कीजिए। ठीक है, देश में पहली बार देश के लोग शर्मसार हुए कि एक बलात्कारी के फेवर में तिरंगा झंडा यात्रा निकाला गया। इससे अफसोसनाक, शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। कुलदीप सिंह सेंगर, आसाराम, राम रहीम सहित जो है सैकड़ों, हजारों भाजपा के संलिप्त जो है कार्यकर्ता। नहीं, ये इल्जाम मत लगाइए। बात सुनिए। नहीं, भाजपा का इल्जाम कैसे लगा सकते? बात सुनिए। आसाराम को साबित कीजिए कि भाजपा ने क्या थी किया। क्या संलिप्त, संगठित। आप किसी संगठन से मेरी बात सुनिए, कंप्लीट मेरी बात सुनिए। अभी मैंने बोला नहीं है, मैंने डायरेक्ट आप आरोप, मैंने भाजपा का नाम लिया, आप बखला गए। भाजपा से आप प्यार करते, उसी आप संगठन प्यार नहीं करते हैं, जो सच बात है वो बोलिए। तो हम मेरा बात सुन लीजिए पहले, मेरी बात हमको बोलने दीजिए। कुलदीप सिंह सेंगर कहाँ के विधायक हुआ करते थे, किस पार्टी के थे? हाँ, समझ गया। तो भाजपा का बोला, क्यों बुरा लग रहा है आपको? जो लोग जो है, गुजरात में किसकी सरकार थी जिसमें ब्रिटिश बानों के बलात्कारियों को छोड़ा गया और फूल माला पहनाया गया? ये बड़ी शर्मसार सरकार थी। बाद में कोर्ट ने संज्ञान लिया और उन्हें फिर जेल जाना पड़ा। सुनिए, BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, वहाँ जो है 3 बलात्कारी किस संगठन से थे जिनको बाद अरेस्ट किया गया, बहुत हो हल्ला के बाद में उनको भी जो बुला के माला पहनाया गया। मेरा संगठन आप बताएंगे ना, आप सर्च कीजिए, आपको पता चल जाएगा वो किस संगठन से लोग। आसाराम, राम रहीम और ये अभी नया पता ना कौन कौन बाबा जो आए हुए हैं, ये लोग अगर वाकई जो धर्म की बात करते और धर्म से मोहब्बत करने वाले होते, वो तो सनातन धर्म को भी बदनाम कर रहे हैं। क्या मैंने नहीं पढ़ा है सनातन धर्म को, मैं नहीं जानता हूँ। क्या कैलाश जी नहीं जानते हैं सनातन धर्म को? सनातन धर्म क्या किसी को बताया गया? क्या किसी के जाके जो किसी के धर्म के प्रति जो आप नफरत फैलाए, हिंसा करें, आप किसी के जो है इबादत में जाके खलल डालें? कौन धर्म सिखाता है? ना ये सनातन सिखाएगा, ना इस्लाम सिखाएगा, ना सिख सिखाएगा, ना क्रिश्चियन सिखाएगा। कोई धर्म किसी के प्रति जो है हिंसा की बात नहीं करता है, नफरत की बात नहीं करता है। और ये मुल्क जो है, जो संविधान से चलने वाला मुल्क है, जहाँ संविधान में कहा गया है, सबसे पहला लाइन जो है, आप जो उसका प्रस्तावना है, उसका सबसे पहला लाइन कितना खूबसूरत लाइन है। वो कहता है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। नहीं कहता है हम भारत के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, नहीं कहता है। वो कहता है हम भारत के लोग। जो संविधान की प्रस्तावना की पहली लाइन है, आप उसको कुचल रहे हैं। आप जब भी जो है उत्तर प्रदेश के जो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जब भी कोई बात बोलते थे, हिंदू, मुल्ला, कटुआ, ये कोई शब्द है? या आप जिस लोकतंत्र की रक्षा की आप जो है शपथ लेते हैं, जिस संविधान से शपथ लेते हैं, वो संविधान क्या कहता है? आप मुल्ला कहिए, कटुआ कहिए,
आप हिंदू मुसलमान कीजिएगा, आप बैठ के आप जो है कब्रिस्तान और शमशान को बांटिएगा, अब ईद दिवाली को बांटिएगा। चलिए ये चीज संविधान की जो खूबसूरती है उसको लागू करने में बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि संविधान बहुत खूबसूरत है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं। उसमें बच्चा जो है, कोई बच्चा जो है बगैर दूध का नहीं सोएगा, कोई बूढ़ा जो है बगैर पेट मैंने खाली पेट सो नहीं सकता है, कोई गरीब बगैर छत के नहीं रह सकता है, उसके ऊपर जो है छत होना चाहिए। ये अधिकार हमको संविधान दिया है, लेकिन जब तक उसको लागू करने वाला कोई अच्छा व्यक्ति नहीं होगा, संविधान पसंद नहीं होगा, अमन पसंद नहीं होगा, उसका दुरुपयोग किया जाएगा। और ऐसे ही जो है दुरुपयोग करके जो कभी एनआरसी आएगा, कभी सीए आएगा, कभी किसान विरोधी कानून आएगा, कभी जो है जवान विरोधी कानून आएगा, कभी छात्र विरोधी कानून आएगा। सनाउल्लाह, और देश में ऐसे ही लोग को हम लोग जिस मुद्दे पे बैठे हुए जी। हैं वो मुर्शिदाबाद की जो घटना हुई है उसको लेकर के आपने भी कहा कि निंदनीय है, तो आखिर इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? कार्रवाई, और आपने जो कहा, इन्होंने जो कहा कि मुर्शिदाबाद जो बांग्लादेशी, आपने भी कहा कि बांग्लादेश की जो समस्या है, या बांग्लादेशी जो हमारे भारत में घुस जा रहे हैं, वो तो बॉर्डर की समस्या है, बॉर्डर आपके जिम्मे है, तो आखिर इस पे कार्रवाई क्यों नहीं, बॉर्डर कार्रवाई क्यों नहीं कर पाता है? भैया कहानी को 100 साल के बाद 100 दिन में लागू वाला 11 साल जमा ले लो पहले 11 साल 63 साल दूसरों को राज कहले बया देश में 63 साल हमने के उस समय ये परिस्थिति नहीं, इसलिए नहीं थी भैया, इसलिए नहीं थी, ये परिस्थिति नहीं, इसलिए नहीं थी कि हम बोलने के लायक नहीं थे। हम बोलने के लायक आप लोगों ने छोड़ा ही नहीं था हमको, क्या स्थिति होगी। आज हम बोलने के लायक हो गए थे, स्थिति आपको बुरा लगने लगा। आप बार-बार संविधान, रुक जाइए, आपको याद दिलाओ, ये संविधान नहीं, बार-बार ये संविधान से ही देश चलेगा, संविधान की चर्चा होनी चाहिए। बिल्कुल, इसी संविधान में 6 बार कांग्रेस राज 47 के बाद 2010 के पहले कितनी बार हुई है? सनाउल्लाह भाई बताएं हमको, क्या छेड़छाड़ हुई है? हाँ, संविधान में कई बार नया संशोधन 22 बार हुआ है, 22 बार संशोधन हुआ है, लेकिन क्या हिंदू धर्म के नाम पे हुआ है, क्या जाति के नाम पे हुआ है? ना इसमें जाति के नाम पर कुछ नहीं होगा। राजेश, आपका ये आया धर्म के नाम पे, वक्फ कानून आया धर्म के नाम पे। राजेश, जो कानून में लोच होगा, जिससे कानून से दूसरे को परेशानी होगी, होगा। आपने तुरंत पिछली जो सरकारें थी, ना 1 मिनट भैया, उसके बाद इन्होंने चर्चा कर दिया आपको गुजरात का, मेरा जवाब बहुत गुजरात का चर्चा कर दिया, उसके बाद इन्होंने दंगा का चर्चा कर सकते थे, लेकिन साबरमती में आग किसने लगाया ये नहीं बोले। दंगा चर्चा किया है ना कर सकते थे, क्यों करेंगे? जब बिल्किस बानो का चर्चा किए तो दंगा का भी काम भाजपा का हम क्यों करेंगे भाई? हम लोग आग बुझाने वाले लोग, आग बुझाने वाले रहते तो ये दशा नहीं रहती। आपका सांसद है, देश के लिए खेल चुका है यूसुफ पठान, क्या मुर्शिदाबाद का सांसद है, उसका एक स्टेटमेंट आज तक का दिखा दीजिए जो कि हमारे संसद क्षेत्र में हो रहा है, गलत है सही है, एक भी दिखा दीजिए। आप बोल रहे हैं कि हम संविधान से चलने वाले हैं, देश के रक्षा क्यों नहीं चलेगा संविधान? लेकिन मुर्शिदाबाद में एक चीज और बता दूं, आपने अभी कहा कि पिछली जो सरकारें थी वो बोलने का मौका नहीं देती थी। आपने कहा, राजेश जी, मैं सन तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन आपको याद होगा, आप पढ़े होंगे कि वाजपेयी जी, आपके सबसे बड़े लीडर अटल बिहारी वाजपेयी जी, वो एक बार चुनाव हार गए थे और इंदिरा गांधी का वक्त था, तो इंदिरा गांधी ने उन्हें राज्यसभा से बोली कि नहीं, अगर हमारा विपक्ष कमजोर है तो फिर इस सरकार का कोई मतलब नहीं है, और अटल बिहारी वाजपेयी जी को राज्यसभा से चुन करके और सदन में लाया गया था। फिर आप कह रहे हैं कि बोलने का मौका नहीं मिलता है। दूसरी बात, अब मुर्शिदाबाद की घटना पे जिसपे हम लोग चर्चा करने बैठे हुए हैं, आज खबर आ रही है कि वहां कुछ लोग पकड़े गए हैं, 2 लोग, उसमें 2 लोग बिहार से हिंदू हैं, मुसलमान का टोपी लगा करके वो दंगा कर रहे थे, और वो बिहार के लोग हैं। बिहार से गए थे। तो क्या आपको नहीं लगता कि ये एक षड्यंत्र है? इसकी जांच होनी चाहिए थी पहले कि इसके पीछे कौन है, किसको इससे फायदा मिलने जा रहा है? घर में आग लगे तो हम जांच के लिए जाएं, क्या बात करते हैं भैया? तो ये बड़ा एग्जाम्पल दिया। तो राजेश जी, ये कौन है? ये 2 लोग कौन है? हम बता रहे हैं। पहले अपना सवाल पे आते हैं, पहला सवाल पे आपने कहा कि अटल जी हार गए और इंदिरा जी ने उनको राज्यसभा से, जैसा हम लोग
इस पे आपको पढ़ते याद होगा 2014 विपक्ष में बैठने के लायक विपक्ष के पास सीट नहीं था, याद होगा आपको। हाँ ठीक है, फिर भी मोदी जी ने विपक्ष में बैठाया राहुल गांधी को। राहुल गांधी को बैठाया और फिर उन्हें बेघर भी किया। आप ही ने किया, कोई दूसरी पार्टी नहीं आई थी। उसी सेशन में आपने उन्हें बेघर भी किया। किस मुद्दे पर किया बताइए। अब आप कहिएगा कि अब शब्द बोलने के मुद्दे पे या मानहानि का वो मुकदमा था, तो वैसे तो इतने लोग आपके यहाँ बोलते हैं कि जिनके अगर मैं बात करना शुरू कर दूं तो बहुत सारे केस और बहुत सारे मुकदमे हो जाएंगे। सदन में कैलाश जी सदन में एक नेता नहीं बचेगा। अगर हेट स्पीच पे जो रोक लगा दिया जाए और सही से जांच कर दिया जाए, जितना महीने मामले में सजा हो गया और सदस्यता छीनी गई जो आजम खान की, अब्दुल्ला आजम का मामला हुआ, राहुल गांधी का जो है उनको जो है ये क्या नाम है मकान छीन लिया गया और निलंबन का मामला आ गया। तो इस तरह का छोटा जो मामले पे जो कार्रवाई हो रही है, अगर सही उस तरह की कार्रवाई अगर बीजेपी पे हो जाए तो हमको नहीं लग रहा है कि जो सदन में एक भी संख्या बच पाएगा, एक भी। सनाउल्लाह, हमें अगर जिस तरह से मुर्शिदाबाद की घटना अब जांच भी चल रही है, पुलिस कार्रवाई भी कर रही है, ये अभी कुछ दिन के बाद चुनाव, अगले साल चुनाव होने वाले हैं, ये एकाएक ऐसी घटनाएं क्यों बढ़ गई? मैं कह रहा हूँ सरकार को ये कानून जो है वापस लेना चाहिए, वफ कानून। बात समझिए, ये कंप्लीट जो है लोगों को इससे क्या कहना चाहते हैं कि ये सरकार जो है लेगी सब जो है प्रॉपर्टी जो है बेचने का मामला है, ये लेके मुसलमानों से किसी और को देगा। किसको देंगे? ये देंगे जो अडानी को, अंबानी को, क्योंकि इनको जो है वक्फ प्रॉपर्टी, ये सही माने वक्फ कानून ही आया उन्हीं लोगों के लिए, पूंजीपतियों के लिए आया है, ठीक है। और लड़ा किसको रहे? हिंदू मुसलमान को। अब इसमें हमारी प्रॉपर्टी में अब अच्छा, अगर वहाँ अगर हिंदुओं का घर जलाया जा रहा है तो ये गलत है, ये आप मानते हैं कि गलत है? तो किसी और उस पर कड़ी कार्रवाई भी होनी चाहिए, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल, इसमें ना का कोई सवाल ही नहीं है। देखिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि ये बिल क्यों वापस होना चाहिए? एक मुसलमान, उसके बाप दादा परदादा पूर्वज छोटा धन करके इकट्ठा किए वक्फ के लिए, ठीक है, कि जहाँ जो है मस्जिद, मदरसा, कब्रिस्तान और ये हॉस्पिटल और स्कूल, ये सारे चीज़ जो बनते हैं जिससे हमारे यहाँ के सब समाज के लोग, ठीक है, जाते हैं, पढ़ते हैं। मुसलमान जो स्पेशली जो है नमाज के लिए जाता है और मदरसा में पढ़ने भी जाता है। तो वो चीज़, हमारी चीज़ों पे आप क्यों घुसना चाहते हैं? आप कह रहे हैं कि हम गरीब जो है पसमानदा समाज के लोगों को ये देंगे। हमारे यहाँ जो है बता दे, मस्जिद में और कब्रिस्तान में और मदरसा में कोई बटा हुआ नहीं है, सबका राइट होता है, सब जा सकते हैं। इमाम का धर्म क्या है, जाति क्या है, हम पूछने नहीं जाते हैं, इमाम के पीछे हम खड़ा हो जाते हैं। हम कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी से उनकी सरकार है, आरएसएस जो है पूरे जो है देश में जो वही चला रहा है। तो आपको क्या आज तक कैलाश जी, आरएसएस जो है बता दे कि कितने जो है दलित समाज के लोगों को जो है उसने जो अपना अध्यक्ष बनाया। उसके बाद जो ये बता दे कि राम जन्मभूमि का जो कमेटी बना, उस समिति बना, इसमें कितने लोग जो हमारे दलित समाज से। तो अभी भारतीय जनता पार्टी जो कह रही है कि भाई वक्त की जो संपत्ति है वो दलित मुसलमानों, यही ना, ऐसा ही तो सोच है साहब। नहीं, वो बोल रहे हैं मुसलमान में, देखिए मैं बता दूं, जो पासमानदा के लोग हैं, जो दबे कुचले लोग हैं, उनको ये संपत्ति दी जाएगी, उन्हें ऊपर लाया जाएगा। क्या राजेश जी, इसी तरह की सोच है? सच्चाई ये है भैया कि वक्त के नाम पर ऐसे ही कुछ बुद्धिजीवी लोग जी, जो इसको पूर्णतः नहीं जानते, उनको समझा रहे हैं। आप समझा दीजिए, उसी का नतीजा आप समझा दीजिए, मुर्शिदाबाद, आप समझा दीजिए, आप समझा दीजिए। आप एक चीज बताइए, ये हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, अगर सरकार कह रही है कि वक्त के नाम पर कागज दिखा दीजिए, इसमें क्या गलत कह रही है? सरकार का कागज दिखा दीजिए। हाँ, दिखा दीजिए। मालूम है तो ये कौन सा संशोधन में है? कौन सा पॉइंट बताइए आप हमको? एक मिनट, कौन सा पॉइंट में है? हम बता रहे हैं, किस पॉइंट में इसका? भैया हम बता रहे हैं, हल्ला मत कीजिए। हाँ, राजेश जी, जो चीज आपने कहा कि हम ये कह रहे हैं कि कागज दिखा दीजिए, क्या अब मठों के पास हम लोग सिवान में बैठे हुए हैं, ये चर्चा कर रहे हैं, और आपको ज्ञात होगा कि धनौती मठ, जिस पर कई लोगों की हत्याएं हुई हैं, कई उसके जो मठाधीश हैं उनकी हत्याएं हुई हैं, दरबू से लेकर के, और उसके पहले भी बहुत सारे लोग हैं उनकी हत्या हुई है, और अकूत संपत्ति है, जमीन जायदाद बहुत ज्यादा है। तो क्या आने वाले समय में ऐसे सैकड़ों, हजारों, लाखों ये मठ और मंदिर हैं, क्या उन संपत्तियों पर भी सरकार का कोई एकाधिकार होगा? देखिए, या जो नियम आप बना रहे हैं,
ऐसा तो नहीं कि ये सिर्फ मुसलमानों के लिए होगा। कोई भी मठ मंदिर है वो कहता है कि रेलवे स्टेशन वक्त का जमीन है। अब हमको आप एक एग्जांपल दे दीजिएगा। हमको लिए हम रुक जाए, हाँ आप दीजिएगा। कोई ऐसा स्टेटमेंट दिखा दीजिए किसी मठ का, चाहे उसके मठ के एरिया में उसका 20 बीघा जमीन हो, वो आके कहता है कि सिवान का कचहरी जो है वक्त की जमीन पर है। और वक्त के लिए जो आते हैं सामने वो क्या कहते हैं? एक एग्जांपल तो मैंने सिवान का भी दिया और आपके सामने का दिया। ऐसा तो नहीं है कि हमने लुका करके वहां बहुत 20 आदमी के बीच की बात हुई। तो यह चर्चा आखिर बंद कैसे होगा? जिस पर हाथ रख दीजिएगा वक्त हो गया। झूठ बोल रहे हैं आप, सरासर झूठ बोल रहे हैं एकदम। आप एक प्रॉपर्टी बताइए जो हाथ रख के हमारा हो जाएगा। झूठ बोल रहे हैं थाना रोड आपका है? हाँ? थाना रोड कौन बोला है थाना रोड आपका है? कहाँ दावा किया मैंने? आप तो सरासर आंख के सामने देखिए। अब हम नहीं बोलना चाहते हैं लोकल मुद्दों पे, देश का मामला है, लोकल मुद्दों पर नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन सुन लीजिए अगर आप बात बोल रहे हैं तो आप सुन लीजिए और आंख खोल के सुनिए बिल्कुल, जो है सिवान का आवाम भी सुने। ये लोग जो है ना ये चाहते नहीं है कि जो है हेल्दी डिबेट हो। आप जो है कह रहे हैं कि ये थाना रोड में सदर अस्पताल देखे हैं? कहाँ करूँ आपका? उधर ही होगा सिवान का कहीं, वही है ना फतेहपुर में सदर अस्पताल के में। अभी कुछ दिन पहले 5-6 साल पहले सामने मंदिर का निर्माण जो है कब्जा करके ये गलत बात ना। 5 साल पहले का नहीं, वर्षों पुराना मंदिर है। वर्षों हम कहाँ पैदा हुआ? आप नहीं गए होंगे। कैसे हो गया? क्यों आ गया? सरकारी वो मंदिर है, छोटा प्रारूप। हमको बोलने दीजिए, वहाँ वो मंदिर नहीं, सुनिए ना, हमको बोलने दीजिए। अस्पताल में मंदिर था लेकिन वो वहाँ नहीं था। वहाँ नहीं था। सरकारी चाय की दुकान हुआ करती थी, उसी के तो बगल में मंदिर था। नहीं था, वहाँ नहीं था। बगल में दवाखाना था, मेडिकल स्टोर था। मंदिर पीछे था, वहाँ पे मेडिकल स्टोर। भैया मेरे मेडिकल इस तरह का विवादित जगह खोजिएगा तो शायद हमको बोलने दीजिए। उस पे हम लोग नहीं, हम डिबेट पर नहीं आना चाहे, लेकिन आप मजबूर कर रहे हैं तो हम बोल रहे हैं। आप बोलने दीजिए। आप जो है उसका मामला बोले, वहाँ एक नया निर्माण हुआ, ठीक है, हम उस पर उंगली नहीं उठा रहे हैं। आप बोले तो हम बता रहे हैं। उसके अलावा आप जाएंगे, अभी हम जाते हैं इधर ईदगाह के लिए नमाज पढ़ने हम लोग जाते हैं, तो ऐसे जो नॉर्मली किसी मिलना हुआ, कभी दावत हुआ, जब चले गए नौलपुर से हम बाएँ कटेंगे, वहाँ एक पेड़ है पीपल का, जिसके वजह से जो है कंप्लीट रोड जो है ब्लॉक है, कंप्लीट रोड ब्लॉक है, ठीक है। आप गए कभी? देख रहे हैं। तो उधर रोड ब्लॉक है। हम नहीं कह रहे हैं कि हटना चाहिए, नहीं हटना चाहिए, ब्लॉक है, ये हम बता रहे हैं। चमड़ा मंडी रोड से जब जाएंगे, छपरा रोड से चमड़ा, लेकिन सनाउल्लाह हम लोकल मुद्दों पे बात नहीं, हम नहीं, हम इनको बता रहे हैं। इन्होंने लोकल मुद्दे छेड़ा, इस पर हम लोग बात नहीं कर रहे। नहीं छेड़ना चाहिए। वक्त बिल पे हम लोग लेकर के देश के हालात ठीक नहीं है, और क्या वक्त बिल को लेकर के जो हालात है देश के, आपको क्या लगता है कि क्या सरकार कहीं कुछ इस पर समझौता करने के मूड में है, या और आगे? चूंकि जी जो हम लोग को इनपुट मिल रहा है उसके हिसाब से कहीं समझौता नहीं होने जा रहा है। ये बिल वापस होने नहीं जा रहा है, आपको मैं स्पष्ट कर दूं। दूसरा, परेशानी में हम जहाँ रहते हैं वहाँ भी मुस्लिम हैं, वो इसका चर्चा ही नहीं करते। हम जहाँ रहते हैं वहाँ भी मुस्लिम हैं। हमारे गांव सनाउल्लाह भाई सुन लीजिए, हमारा पैतृक गांव जोगापुर कोठी है और काफी संपन्न गांव है। रहमान साहब हमारे यहाँ के, बिल्कुल जान, और हमारे घर के पीछे उनका घर है, आप पता करके पूछ लीजिएगा। वहाँ कोई समस्या नहीं है, वहाँ कोई समस्या नहीं है भैया। जोगापुर कोठी में कोई समस्या नहीं है। आप पूरे शहर को उठा के देख लीजिए, कहीं कोई समस्या नहीं है। समस्या ऐसे ही 5-6 लोगों को है। राजेश जी, ऐसे ही 5-6 लोगों को है समस्या, जो कि समस्या बनाए जा रहे हैं। आपको क्यों समस्या हो गया? आप क्यों घुसे वक्फ में? वक्फ तो हमारा प्रॉपर्टी है, आपको क्या दिक्कत है? आपका है तो आप साबित कीजिए ना। साबित करेंगे, आपको साबित करना पड़ेगा, एकदम साबित करना पड़ेगा। कैसे आप भारत के नागरिक है, कुछ भी कह दीजिएगा हमारा है, कैसे कह दीजिएगा? आपसे साबित करें? हाँ, हमसे कहा जो कोर्ट में डीएम साहब को ना, इसमें तो अधिकार डीएम के पास आ गया। इसमें हिंदू क्यों बनेगा 2 सदस्य? सनाउल्लाह भाई, 2 सदस्य अधिकार डीएम के पास आ गया। 2 सदस्य आप वहाँ साबित कर लीजिए कि मेरा सुनिए, हमारे वक्फ की प्रॉपर्टी में। लेकिन ये मुसलमानों का जो संस्था है, उसमें ये गैर हिंदू को, गैर मुस्लिम को लाना, ये क्या उचित है? क्यों बनेगा? कल अगर मान लीजिए कि सिख का उनका अपना ये है, तो वहाँ पे क्या गैर सिख वहाँ पे उसमें शामिल होंगे? मंदिरों का जो ये है ट्रस्ट है, क्या उन ट्रस्टों में क्या गैर हिंदू मुस्लिम बिरादरी के लोग उसमें जाएंगे?
क्या ये अच्छा लग रहा है आपको? क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि देश के जो मूल जहां समस्या है, जहां समस्या उसको भटकाने के लिए ये सब किया जा रहा है? जहां भैया समस्या ज्यादा होता है वहां अपने लोगों को वहां खड़ा करना पड़ता है रखने के लिए। अपने लोगों का मुसलमान गैर है, मुसलमान रहता है, गैर का कहाँ बात हो रही है? अभी ना बोल रहा, हमारा मोदी जी का नारा है सबका साथ सबका विकास। मोदी जी का नारा है, मोदी जी का नारा है ना, सुनिए ना, संविधान से ही देश चलेगा। हमारे आपका नारा से संविधान तोड़ने वाले आप हैं, संविधान को मानने वाले हम हैं, मानने वाले हम हैं, संविधान तोड़ने वाले आप। एक बार नहीं 22 बार आपने तोड़ा है। आर्टिकल 26 पढ़ा आपने? क्या है? अरे आप उतना पढ़िए, नहीं पढ़िए, हम आपको 22 बार आपने संविधान तोड़ा है सनाउल्लाह भाई, नाराज मत होइए। 22 बार संविधान में संशोधन हुआ है, हमारे में हुआ है और आप ध्यान बांट रहे हैं। आप इनके संविधान का वो किताब लेके संसद किताब नहीं है, वो आपका नजर में किताब, वो किताब नहीं है। हमारे लिए संविधान है। वो गरीबों मजलूमों अकेलियतों की आवाज है। ये आपके लिए भटकाने का जरिया है। हमारा वो ग्रंथ है, हमारा पूजा करता है संविधान। आर्टिकल 26 क्या बताइए ना, हम सवाल आपसे पूछ रहे हैं ना, इसका हनन करके आप ये कानून ना आप जानिए ना, हम बता रहे हैं आपको। आर्टिकल 26 पढ़िए, उसको बताइए ना, बताइए। वो हमको राइट देता है हर धर्म के लोगों को, हिंदू को, मुस्लिम को, सिख को, ईसाई को, जौत को, बौद्ध को। हमारा राइट है कि हम अपने जो है अपने धार्मिक स्थल के लिए जमीन एक्वायर करें। धार्मिक जो है जमीन, अपना जमीन, अपना जमीन है, हमारा अपना जमीन तो अपना है तो दिखा दीजिए। तो आप क्यों घुसेगा उसमें? क्यों? आप कुछ भी कर दीजिएगा, हम छोड़ देंगे आपको। ऐसा नहीं चलने वाला है। राजेश जी, राजेश जी, नहीं चलने वाला है भाई, नहीं चलेगा। संविधान से ही चलेगा। एकदम संविधान के पुजारी हम लोग हैं। आइए, और आप लोग संविधान दिखा के दलितों को आप अपने, दलितों को आप अपने यहाँ जो पढ़े लिखे कम है उनको आप भड़का रहे हैं। ये बंद कर दीजिएगा। उसे भड़का रहे हैं। हाँ, बिल्कुल भड़का रहे हैं। आप जो है सता रहे हैं, हजारों साल से हम भड़का रहे हैं। हम ही ऐसा पार्टी है 11 साल में जब कोई योजना मोदी जी लॉन्च करते हैं तो सबसे लंबी लाइन आपकी होती है। बराबर बैठने का राइट, चाहे वहां लेने वाला हो, चाहे खाता खोलने वाला हो। आप ध्यान से देखिए कितना मुख्यमंत्री है अभी भाजपा का, कितना उसमें दलित है? एक का नाम बताइए ना दलित का। हम दलित राष्ट्रपति बनाए हैं महाराज, आप एक का मुख्यमंत्री घूमते रहे हैं। बताइए, पूछ रहा है कि भाई आपका जो कैबिनेट है उसमें एक भी मुसलमान आया? अरे हमारा सर्वोपरि जिनके यहाँ से मैंने भारत का पहला इंसान जो होते हैं राष्ट्रपति, वही हमारे यहाँ थी। वो तो दलित ना है जी, दलित है ना, आदिवासी है। तो मुसलमान को कहा दिया आप? जब मुसलमान हमारे साथ नहीं आता है, हम नहीं देते हैं। तो इसीलिए आप उसको छीनिएगा? छीन नहीं रहे ना, ना ना ना, हमारे यहाँ भैया ये जो डिबेट है वक्त बिल को लेकर के मुर्शिदाबाद की घटना पे हम लोग चर्चा करने बैठे हुए थे, लेकिन उसमें सबसे बड़ी बात जो ये है कि जो 2 लोग पकड़े गए हैं, तो 2 लोग जो पकड़े गए वो हिंदू हैं और वो बिहार के रहने वाले हैं। तो ये सबसे बड़ी समस्या ये है, जैसे सनाउल्लाह ने कहा कि भाई बांग्लादेशी अगर आकर के बंगाल में बसे हुए हैं तो बांग्लादेशी आए कैसे? चूंकि वो बॉर्डर से आए होंगे और बॉर्डर की जिम्मेवारी केंद्र सरकार की होती है, तो वो कैसे वहां तक पहुंचे? क्या केंद्र सरकार ने वहां पे उनको आने दिया? और बांग्लादेशी सिर्फ बंगाल में ही नहीं है, बिहार में भी हैं, उत्तर प्रदेश में भी हैं, दिल्ली तक पहुंचे हुए हैं। तो आखिर कहीं ना कहीं बॉर्डर पे चूक हुई है, जिसको लेकर के ये हालात पैदा हुए। और जिस तरह से मुर्शिदाबाद की घटना हुई है वो बिल्कुल निंदनीय है, और जो भी इसमें दोषी हैं उन पे कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो हिंदू हो और चाहे मुसलमान हो। जो अपराधी हैं सो अपराधी हैं। लेकिन ये सबसे बड़ी बात कि मुर्शिदाबाद की जो घटना हुई और जिसके पीछे जो 2 लोग पकड़े गए और वो हिंदू हैं, तो ये क्या करने गए थे वहां पे? कहीं ऐसा तो नहीं, टोपी लगा के क्यों गए? कहीं ऐसा तो नहीं कि आने वाले अगले साल चुनाव होने वाले हैं और चुनाव की एक जो बिसात होती है उसे बिछाने का काम किया जा रहा है? इस तरह के दंगों से हिंदू मुसलमान तो करते करते हम अब हिंदू हिंदू पे आ गए हैं। उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए कि एक तरफ राजपूत खड़े हैं, दूसरी तरफ ब्राह्मण खड़े हैं, तीसरी तरफ यादव। अब वो अपनी नारायणी सेना लेकर के, आज अखिलेश यादव ने कहा है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो नारायणी सेना हमारी उतरेगी। तो क्या देश में गृह युद्ध होने की तैयारी हो रही है? अगर ऐसा है तो ये भारत के लिए और भारत के एक एक लोग के लिए
चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबके लिए ये खतरे की घंटी है। चुनाव आएंगे, चुनाव जाएंगे, नेता बनेंगे, नेता जाएंगे, लेकिन अगर देश सुरक्षित हाथों में नहीं रहा और देश अगर सुरक्षित नहीं रहा तो हिंदुस्तान का एक एक व्यक्ति जलेगा और मरेगा।